हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है लेक्चर है, और इस लेक्चर में जो हम जानने का प्रयास करेंगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इसके पहले जो हमने आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के नागरिकता एक प्रकार से देखा, और उसमें क्या क्या इस संविधान के बारे में था, तथ्य इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उनकी लगभग कुछ भागों के बारे में हमने देख लिया था। आज जो हम जानेंगे वो सबसे पहले हम यहाँ पे अनुसूची 8 में जो है भारत की किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे लेक्चर में, जो है क्या क्या चीजें हैं तो उसके बारे में जानेंगे। और इस लेक्चर में जो एक प्रकार से हम जानेंगे किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, फिगर के रूप में जानेंगे, क्योंकि इससे जो है हमको याद करने में थोड़ा एक बार देखने में से ही आप याद कर सकते हैं इसको। तो चलते हैं, हम कह सकते हैं कि भारत में अगर जो अनुसूची 8 की बात करें तो अनुसूची 8 जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है। और प्रारंभ में जो है भाषाएं इसमें जो थी, संविधान में 14 भाषाएं थी, और अब जो भाषाएं हो गई हैं वो 22 भाषाएं हो गई हैं। एक प्रकार से 8 भाषाएं जो हो गई हैं वो बाद में जोड़ी गई, जिनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के में जोड़ी गई, इसके बारे में भी हमने जान लिया था। तो अब हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है। तो कहने का मतलब है, कश्मीर की ये जो है, जम्मू और कश्मीर जो है, यहाँ पे उर्दू बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है। 3 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। उर्दू बोल सकते हैं, डोगरी बोल सकते हैं, यहाँ पे कश्मीरी बोल, 3 भाषाएं हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध और राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वो सिंधी बोली जाती है। और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भी बोली जाती है और संस्कृत भी भाषा ये प्रकार से ये बोली जाती है। अगली जो अगर जो हम बात करें बोली की, तो बिहार जो है उसमें मैथिली बोली जाती है, और झारखंड जो एक प्रकार से पड़ता है उसमें संथाली भाषा बोली जाती है। और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। असम में जो है असमी और बोडो 2 भाषाएं असम की हैं, असमी और बोडो। मणिपुर में जो है मणिपुरी जो है भाषा बोली जाती है। ये इतनी भाषाएं आप याद रखिए। मणिपुर से मणिपुरी, बंगाल में बंगाली, और असम में असमी और बोडो। पूर्वोत्तर की 4 भाषाएं, राज्यों की 4 भाषाएं प्रकार से, पूर्वोत्तर राज्य में जो है प्रकार से 3 भाषाएं, और पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल तो उसकी जो है भाषा हो जाती है वो बंगाली हो गई। अब यहाँ पे अगर जो हम मैथिली बोले तो मैथिली जो है बिहार की है। संथाली कहाँ से है? मैथिली संथाली याद रखना, वो मैथिली जो है बिहार की है, संथाली जो है झारखंड की है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है। राजस्थान में जो बोली जाती है वो सिंधी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। कश्मीर में बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, डोगरी भी बोली जाती है, और वहां पे उर्दू भी बोली जाती है। उर्दू जो है वहां का एक प्रकार से मुस्लिम प्रांत भी, एक प्रकार से मुस्लिम बहुल कश्मीर भी है, तो उर्दू भी वहां पे बोली जाती है। अब आगे अगर हम भाषाओं की बात करें तो उड़ीसा का जो है प्रकार से उड़ीसा में जो है उड़ीसा जो है भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य जो रहा करता था वो महाराष्ट्र से रिलेटेड था, तो वहां पे मराठी बोली जाती है। और यहाँ पे गोवा में एक प्रकार से कोंकणी बोली जाती है। और कन्नड़ में कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। गोवा जो है कोंकणी बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ से रिलेटेड है? कर्नाटक भाषा, कर्नाटक से रिलेटेड है। तेलुगु तमिलनाडु में बोली जाती है, और तमिल जो भाषा बोली जाती है तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम जो है वो भाषा बोली जाती है केरल में बोली जाती है।
तो ये फिगर से आप याद रख सकते हैं कि कौन सी भाषा किस प्रदेश का उसका उद्गम है, कहाँ पे बोली जाती है। हालांकि आप देखे होंगे कि उत्तराखंड आप जाते होंगे तो वहां भी हिंदी बोलने को मिलती होगी, और भी एरिया जाएंगे तो वहां भी हिंदी मिल जाएगी। लेकिन जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश उसका केंद्र है। तो ये जो है एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश की जो बोली है, एक प्रकार से बोली जाने वाली भाषा है या राजभाषा कह सकते हैं। तो ये राजभाषाओं की बात की गई है कि यहाँ पे कौन कौन सी भाषा है। एक प्रकार से राजभाषा जो ऊपर लिखी है ये राजभाषा है, उसके बाद दूसरी भाषा कह सकते हैं, और ये एक प्रकार से राजभाषा है। और ये जो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में वर्णित जो है भाषाएं हैं, इनका जो है वर्णन किया गया है। तो संविधान के अकॉर्डिंग जो भाषा है ये किस प्रदेश की कौन सी भाषा है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और बोली तो बहुत जगह बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भोजपुरी भी भाषा है जो संविधान में वर्णित नहीं है, हालांकि इसका क्षेत्र जो है काफी ब्रॉड है, बोली जाने वाली भाषा एक प्रकार से ये बोली है, लेकिन एक प्रकार से संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अब आगे हम चलते हैं कि संविधान के जो एक प्रकार से भारत के प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं, कौन से आर्टिकल हैं, इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से तथ्य फैक्ट इंपॉर्टेंस हैं, वो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पे। संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 भाग 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से 4 तक जो राज्य एवं उसका क्षेत्र की बात की गई है, इसमें भाग 1 में किया गया है। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेदों की बात की गई है। पहला अनुच्छेद है वो इंडिया, भारत जो है वो राज्यों का संघ हो गया, पहले अनुच्छेद में ये बताया गया है। और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश एवं संस्थापन स्थापना, मतलब कोई नया राज्य जो है एक प्रकार से विदेश बाहर का कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उसको लाया जाएगा। अगर जो कहें अनुच्छेद 3 तो नए राज्यों के निर्माण और कहने के यहाँ वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण का मतलब है कि भारत में कोई राज्य अगर जो है उससे कोई नया राज्य बनाया जाए तो उसका निर्माण जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जाए, उसके नाम में परिवर्तन किया जाए, ये जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है आएगा, भाग 1 में जो है वर्णित है। अनुच्छेद 4 की बात करें तो राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से राज्य का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जा सकते हैं। तो ये जो एक प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किससे जो है रिलेटेड है, वर्तमान राज्यों एक प्रकार से जो राज्य हैं उन पे कोई परिवर्तन किया जा रहा है, किस अनुच्छेद के द्वारा आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नागरिकता का वर्णन किसमें है, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपसे ये कह सकते हैं मूल अधिकार हो गए, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, इनसे पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हो गए, लोकसभा, विधानसभा हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भागों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस भाग में क्या है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, इतना तो याद नहीं रहता एग्जाम में। 100% में बता रहा हूं कि आपसे ज्यादातर पूछेंगे कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, या भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो पूछे जाने वाला। हालांकि वहां पे इतना प्रेशर होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको कैसे यहाँ पे इंटरप्रिटेट करें, किसको लिखें, कैसे यहाँ पे हम इसका उत्तर दें। तो ये जो है वहाँ की एक बड़ी चुनौती हो जाती है। एक बार आप पढ़े होंगे इसको तो जरूर कुछ ना कुछ आप वहाँ पे करने की एक प्रकार से सोचेंगे। भाग 2 में जो है 5 से 11 तक के अनुच्छेदों का जो है वर्णन किया गया है। और भाग 2 के अगर जो अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान लागू होने के समय जो है नागरिकता, संविधान लागू होने के समय की जो है प्रकार से नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 2 में जो है पाकिस्तान से भारत में नए राज्यों की नागरिकता, आने वाले लोगों को नागरिकता, पाकिस्तान से जो है भारत
आए लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई थी? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ये एक प्रकार से चुनौती थी। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, सॉरी अनुच्छेद 2 नहीं, अनुच्छेद 6, यहाँ पे कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, तो ये अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो है ये दी गई थी। संविधान का जो अनुच्छेद 5 है वो कहता है संविधान लागू होने के एक प्रकार से, संविधान लागू होने के जो एक प्रकार से समय नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है नागरिकता जो दी गई थी वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई थी? अनुच्छेद 5। और अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनको नागरिकता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों को की नागरिकता जो थी उसकी बात करते है, कौन करता है? अनुच्छेद 7 करता है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की, भारतीयों की एक प्रकार से नागरिकता की बात किस में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता 9 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 9 की बात कर रहे हैं। तो नागरिकता जो है प्रकार से समाप्त हो जाती है। कुछ कारण हैं जिनके कारण नागरिकता समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 9 में बात की जा रही है। नागरिकता बने रहेगी नागरिकता का मतलब नागरिकता उसके पास रहेगी, उसके कारण जो है इसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 10 में दिए गए हैं। संसद की शक्तियों का वर्णन है, नागरिकता संबंधी संसद की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 11 में बताया गया है। मौलिक अधिकारों की अगर जो भाग है, भाग 3 जो बताता है वो 12 से लेकर के 36 तक जो है एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की ये बात करता है। तो अनुच्छेद 12 में जो है सिंपली जो है राज्य की परिभाषा और केवल भाग 3 के लिए एक प्रकार से ले लागू है। मतलब भाग 3 के लिए एक प्रकार राज्य की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है नागरिकता में, अनुच्छेद 12 में। और 13 जो बताता है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। मतलब मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करने का दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट को होगा। और अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान से पूर्व बने कानून, संविधान के पहले बने जो कानून थे वो 13(1) में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 है संविधान के मतलब एक प्रकार से 13(2) के अंतर्गत जो है एक प्रकार से संविधान के एक प्रकार से बने हुए जो है कानून है तो 13(2) के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है एक प्रकार से समानता का अधिकार जो देता है वो 14 से लेकर के 18 तक जो है एक प्रकार से ये समानता की बात करता है। समानता के अधिकारों की जो है हमको बात करता है। मूल अधिकारों में समानता के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 14, 15, 16, 17 एक प्रकार से लेकर 17, 18 इस तरह से दे क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा कि इन्हीं में से कोई एक होगा जो समानता के अधिकारों की बात करता है। या क्वेश्चन कह दे कि समानता के अधिकारों की बात किस अनुच्छेद से कहां तक की गई? जो 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता के अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में जो बोलता है कि वो विधि और कानून के समक्ष जो है समानता, मतलब जितने भी लोग हैं वो सभी जो विधि एक व्यक्ति पर लागू है वो सभी व्यक्तियों पर वही विधि विधान लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 14 बताता है मतलब विधि जो है वो सभी के लिए समान होगी। ऊंच नीच एक प्रकार से भेदभाव जो है संविधान विधि के तुलना में, विधि के मतलब कहने के उपलक्ष्य में नहीं करता है किसी से। सामाजिक समानता, समाज में सबको समानता का मतलब अधिकार देने की बात करता है। अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को केवल धर्म, जाति और मूल वंश जन्म के आधार पर किसी भी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इन सभी के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(1) बताता है जो समानता के अधिकार से रिलेटेड है। सामाजिक समानता से ये बात करता है। किसी भी अनुच्छेद 15(2) की बात करता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों से पर जाने से रोका नहीं जाना चाहिए। मतलब सार्वजनिक स्थलों पर उसको जाने से रोका नहीं जाएगा, ये अनुच्छेद 15(2) कहता है। 15(3) कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है 15(3). 15(4) जो बोलता है SC ST को शिक्षा में विशेष आरक्षण मिले। SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षा में एक प्रकार से क्या हो, विशेष
आरक्षण मिले, ये जो है अनुच्छेद 15(4) बोलता है। 15(5) कहता है ओबीसी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष आरक्षण इनको दिया जाए। अगला कह रहे हैं कि अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 जो बताता है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता, सभी को जो है समान अवसर जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, ये जो है बात करता है अनुच्छेद 16। लोक नियोजन और नियुक्ति संबंधी जो है भारतीय नागरिकों के समक्ष अवसर प्राप्त होगा। लोक नियोजन में जो है इतने कार्यक्रम होते हैं, उनमें सभी के जो है एक प्रकार से समान जो है एक प्रकार से भारतीय नागरिकों को समान अवसर पर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव किया जाए। लोक नियोजन में किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति और मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में जो है एक प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास की अर्हता की बात 16(3) करता है। रहने की जो है स्वतंत्रता वो हमें देता है, रहने की जो समानता हमें देता है, स्वतंत्रता नहीं, ये समानता जो देता है वो 16(3) देता है। 16(4) जो कहता है कि यदि राज्य चाहे तो SC/ST वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। मतलब जो एक प्रकार से सार्वजनिक स्थानों में एक प्रकार से सार्वजनिक कह सकते हैं जो पद हैं उनमें जो है कुछ जो है एक प्रकार से उनको आरक्षण प्रदान कर सकती है ये गवर्नमेंट। किसके अनुच्छेद के अनुसार, मतलब आर्टिकल के अंतर्गत 16(4) के अंतर्गत, जैसे सरकारी नौकरियों की कह सकते हैं, इन सब में जो है एक प्रकार से आरक्षण की बात की जाए, और भी काफी जैसे जैसे पोस्टें हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, शिक्षा है, इनमें भी ये कुछ मतलब इनके लिए कुछ गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से कुछ जो है संसद इनके लिए कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। 16(4) का है वो 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार जो है पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है। 77वां संविधान संशोधन ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से किसको 1995 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। SC/ST वर्ग के लिए एक प्रकार से पदोन्नति में जो है प्रकार से आरक्षण की जो है ये बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के जो है छुआछूत का अंत हो गया है। ये जो रिलेटेड है गांधी जी से रिलेटेड है, वो जो है छुआछूत के विरोधी थे, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों की अंत करता है, मतलब कोई भी लोग जो है अब उनको उपाधियां नहीं दी जाएंगी, ये जो है अनुच्छेद 18 बात करता है। सैन्य और शैक्षणिक संस्थानों में उपाधियां दी जा सकती हैं। सेना में हो गया, शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, बाकी किसी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 18(1) बोलता है। अनुच्छेद 18(2) कहता है कि किसी भी भारतीय उपाधि लेने से पहले किसी भी भारतीय को उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति से पूछना होगा। कोई उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति से उसको पूछना पहले पड़ेगा। भारत में कार्यरत किसी विदेशी नागरिक को उपाधि लेने से पहले जो है भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। ये 18(3) कहता है कि भारत में कोई कार्यरत है विदेशी नागरिक और वो चाहे कि विदेशी उपाधि लेना चाहे तो उसको पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, या यहाँ की उपाधि कोई लेना चाहे तो उसको पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। भारत और विदेशों में भारतीय एवं विदेशों में किसी भी देश का से उपहार लेने से पहले आपको भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उपहार ले रहे हैं बाद में वो आप पर दबाव बनाए, तो ऐसा मतलब जो है इसके लिए आपको राष्ट्रपति से पूछना होगा, अधिकार जो है मांगना होगा। अगला मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है समता का अधिकार पड़ा 14 से लेकर 18 तक। अब हम जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से लेकर के 22 तक जो अधिकार है वो हमको स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बोलता है विचारों की और मतलब एक प्रकार से रखने की जो हमें है स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(a) जो बोलता है
19(1) बी, 19(1) सी, 19(1) डी, 19(1) ई, 19(1) एफ, 19(1) जी और उसके बाद 19(2). तो कहने का मतलब है कि विचार एवं वाक्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारने की, सोचने की और बोलने की जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद 19(1) प्रदान करता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की जो है स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(b) के एक प्रकार से प्रदान करता है। बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) बोलता है। और कह रहे हैं कि संघ बनाने की स्वतंत्रता जो हमें राजनीतिक दल बनाने के अधिकार देता है कौन? 19(1) सी। भाषण का अधिकार जो हमको 19(1) डी देता है। निवास का अधिकार जो हमको 19(1) ई देता है। 19(1) एफ जो हमें देता है वो संपत्ति का अधिकार देता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जिसको मूल अधिकार से हटा दिया गया 1978 के द्वारा, इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक प्रकार से हटा दिया गया, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। और 19(1) जी की अगर जो बात करें तो व्यापार करने का जो है ये हमें अधिकार देता है। 19(1) जी एक प्रकार से जो हमें व्यापार करने का जो है अधिकार देता है। और 19(2) की अगर जो बात करें तो आपातकाल लागू होने का जो है इन अधिकारों का निर्वहन करने का जो है एक प्रकार से हमको अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के विरुद्ध जो है संरक्षण का अधिकार 19(b) देता है, 20 देता है अनुच्छेद। अनुच्छेद 21 जो देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाए। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 था। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है एक प्रकार से निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 है, बाद में जोड़ा गया और भाग 21 का में इसको जोड़ दिया गया, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया। अगला जो हमारा अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कुछ कारण है जिनके में हमको गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 जो है हमको ये जो देता है। अनुच्छेद 23 जो 24 जो देता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से लेकर 22 तक। समता की बात करते हैं 14 से लेकर 18 तक। शोषण के विरुद्ध की अगर जो बात करें 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। अल्पसंख्यक हितों के अधिकार जो की बात करेंगे आगे चल के 29-30 में हम चल के बात करेंगे। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 की बात करेंगे, इसी में अल्पसंख्यकों की बात की गई है, इसको ये भी बोल देते हैं। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में भी बात की गई है। तो मानव द्रव्य व्यापार एवं प्रतिबंधित किया गया है और श्रम वाला बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया अनुच्छेद 24 में। मानव के साथ कोई द्रव्य व्यापार हो रहा हो, व्यवहार हो रहा हो, अनुच्छेद 24 जो है उसके द्वारा जो 23 के द्वारा जो रोका जाएगा। बाल श्रम किसी से कराया जा रहा है तो वो 23 रोके जाएगा, 23 के द्वारा उसको रोका जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें देता है वो 25 से 28 तक का अनुच्छेद जो हमको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं। 25 में जो बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की हमको स्वतंत्रता है कि कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों में हम जो है कुछ प्रबंध कर सकते हैं अपना, कि उनके लिए कुछ कानून, मतलब उनके लिए अपना कुछ हम प्रबंधन कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद जिस प्रकार बनवा सकते हैं, इसकी जो हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों के में कर देने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों में जो है हम कर दे सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता देता है। इस पे जो हमके कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि भाई आप धर्म पे क्यों कर देते हैं, ठीक है। इसका भी एक गलत यूज आप देखने को मिल रहा होगा। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं।
धर्म को बहुत सारा कर दे देती हैं, मतलब कर दे देती हैं, कर के रूप में पैसा दे देती हैं। इलेक्शन के आने के टाइम पे वही पैसा जो है यूज करती हैं। ये जो होता है। अनुच्छेद 28 की अगर जो बात करें तो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 28। मतलब धर्म की हम अपने शिक्षा दे सकते हैं, ये जो है स्वतंत्रता है हमें। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार देता है अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को अपनी बोली एवं लिपि भाषा बनाए रखने की जो है स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 30 में देता है अल्पसंख्यकों की अपनी बोली भाषा लिपि बनाए रखने में शिक्षण संस्थानों का स्थापना का जो है अधिकार ये हमको प्रदान करता है। संपत्ति का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार जो हमें देता है। ये कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, इसको 21 का में जोड़ दिया गया। 21 का में जोड़ दिया गया संपत्ति रखने का अधिकार 21 का में जोड़ दिया गया और इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया यहाँ से। ये जो है स्वतंत्रता का एक प्रकार से अधिकार में था, स्वतंत्रता का अधिकार था। सॉरी, इसको जो है अनुच्छेद 31 का जो संपत्ति का अधिकार जो हमको देता था, वो संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ से हटा दिया गया। यहाँ से भी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 301 का इसको जोड़ दिया गया, जाके कानूनी अधिकार इसको जो है बना दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 से लेकर के 35 तक जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संविधान की रक्षा के अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का एक प्रकार से अधिकार देता है, संविधान की रक्षा की गारंटी लेता है। सीधे जो हम यहाँ से उच्च न्यायालय में जो है संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्च न्यायालय में जो हम क्या कर सकते हैं, रेट डाल सकते हैं, मतलब उसके खिलाफ जो है कह सकते हैं कोई अपील कर सकते हैं। और 33 जो है एक प्रकार से कह सकते हैं भाग 3 में शक्तियों के पूरी संसद की शक्ति की बात की गई है। और 34 में भाग 3 में जो है शक्तियों की सेना की विधि की जो है प्रकार से सेना विधि के समय निर्बंधन की बात की गई है। और अनुच्छेद 35 में भाग 3 में शक्तियों के लिए विधान की बात की गई है 35 में। इसके बाद जो अगला भाग हमारा भाग 4 की बात होगी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से ये दिए गए हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें 36 से लेकर के 51 तक की जो बात की गई है नीति निर्देशक तत्व हैं। और यहाँ पे हम अगर जो बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में तो पहला जो हमारा है 36 की बात की जा रही है, तो राज्य को परिभाषित किया गया है केवल भाग 4 के लिए लागू है ये। और न्यायालयों का योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय में वाद योग्य ये नहीं है। मतलब इन पे कोई अगर जो कानून बनाया जाता है तो न्यायालयों में इन पर कोई वाद नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इन पे जो है आपत्ति नहीं जता सकता है कि ये ऐसा आप नहीं कर सकते हैं संसद के खिलाफ। और मूल अधिकारों के खिलाफ आप सीधे उच्च न्यायालय की में से आकर के शरण ले सकते हैं कि ये जो है ऐसा जो है कर रहे हैं कि ये हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 38 जो है ये एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था है, यह सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। 38-39 क्या सामाजिक व्यवस्था है? अनुच्छेद जो 38 है सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। 39 का जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39 का के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। 42 1976 और गांधी जी के एक प्रकार से गांधी जी का रामराज पंचायती राज अनुच्छेद 40 जो है वो गांधी जी का एक प्रकार से रामराज है, उसको पंचायती राज से रिलेटेड है।
सामाजिक सहायता की बात करता है, अनुच्छेद 41 से लेकर के 44 सामाजिक सहायता की बात करता है। 41 में कुछ दशा में जो है कम और शिक्षा के लिए लोक सहायता पाने का जो है अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 42 जो बताता है प्रसूति में सहायता। अनुच्छेद 43 बताता है मजदूरी में सहायता, और अनुच्छेद 43 का जो बताता है प्रबंधन में जो है सहभागिता की बात करता है। ये 42 1976 ये हमको बताता है प्रबंधन। अनुच्छेद 44 बताता है समाज जो है सिविल संहिता, समाज में सिविल संहिता। अगला जो है शिक्षा की बात करता है 45-46 बताता है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 0 से लेकर के 6 साल के बच्चे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 है। मतलब जन्म से जिनका जन्म हुआ है और 6 साल तक जिनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्र जो है बनाए गए होंगे, उनमें की बात की जा रही है। और अनुच्छेद 42 में जो है SC ST OBC की शिक्षा का विशेष प्रावधान की बात की गई है। स्वास्थ्य की बात की गई है अनुच्छेद 47-48 में, स्वास्थ्य के लेकर बात की गई है अनुच्छेद 47-48 में। 47 जो है पोषाहार की बात करता है। 48 जो होता है कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। 48 का करता है वन एवं वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण जो है बात करता है। 1976 के द्वारा एक प्रकार से इसको जोड़ा गया, वन एवं वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 42 1976 जो अमेंडमेंट था 1976 में हुआ था। अगला जो बात करता है 49-51 जो बात करता है ये कर्तव्यों की बात करता है, 49 से लेकर 51 तक। ऐतिहासिक धरोहरों को जो है संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 जो बात करता है कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 बात करता है। अनुच्छेद 51 जो बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है अनुच्छेद 51। अब भाग 4 जो है का मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है, इसके बारे में जो हम बात करेंगे। यह अनुच्छेद जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 के द्वारा जिसको जोड़ा गया था, इस भाग को भाग 4 का इसमें मूल कर्तव्य बताए गए थे। तो ये मूल कर्तव्य वाला लेक्चर जो है दोस्तों ये नेक्स्ट डे हम बात करेंगे। और क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा तो वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।